Hello students, this is video number 19 of laws of motion and the topic is introduction to the springs. अभी तक हम टेंशन स्ट्रिंग्स को लेके बात कर रहे थे. दिस इज अ न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड स्प्रिंग. दिस इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसको हमने अच्छे से समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से हमारा स्प्रिंग्स दो ब्लॉक्स के बीच में कनेक्टेड होंगे या वट एवर वेर एवर इट इज़ कनेक्टेड, तो उसके साथ कैसे हमने डील करना है. तो देखते हैं हम इसको. दिस इज़ अ स्प्रिंग. ये एक स्प्रिंग है जिसको मैंने यहाँ दिखाया है. इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? L नॉट. नेचुरल लेंथ हो गया कि मतलब इस पर कोई भी अभी फोर्स नहीं लगाई गई है और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कंडीशन में. जिस कंडीशन में मतलब आप समझो कि मार्केट से मैं खरीद के लाया हूँ इसको. दिस इज़ द कंडीशन एंड दिस इज़ द नेचुरल लेंथ. नेचुरल लेंथ के टाइम पे इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं है. मतलब बिल्कुल जिस कंडीशन में है स्प्रिंग बस उसी कंडीशन में है, तो ये उसको बोलेंगे दिस इज़ द नेचुरल लेंथ. तो नेचुरल लेंथ को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? L नॉट से. L नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. अब मैं जो बात करने वाला हूँ, हम इस स्प्रिंग को अपने स्प्रिंग के साथ सबने देखा ही है. हम उसको एलोंगेट भी कर सकते हैं और हम उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं. हम उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, हम उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं. तो अब जब हम उसको एक्सपैंड या कंप्रेस करते हैं उस समय उसका क्या होगा उसके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं और उसके अंदर क्या फोर्स डेवलप होगी उसको लेके बात करेंगे. दिस इज द स्प्रिंग. स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो ये जो मैंने नीचे बनाया है, इस तरह का सिस्टम हम बहुत बार स्टडी करेंगे. इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, टेबल के ऊपर एक मास पड़ा है और मास के साथ यहाँ एक स्प्रिंग लगाया हुआ है. ठीक है, दिस इज द नेचुरल लेंथ. जिस कंडीशन में वो पड़ा है अभी किसी ने भी इसको आगे की तरफ खींचा नहीं है. ठीक है, तो अगर मैं इसको अब आगे बात करता हूं इसके साथ, जो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगती है उसकी तीन प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं यहां. ठीक है, फिर उसको अच्छे से समझेंगे जब करेंगे क्वेश्चंस. तो इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स की टाइप है. ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, बस इतनी बात आपने याद रखनी है. इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. सेकेंड पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट आ गया वो ये, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लेंथ. ऑलवेज एक्ट अलोंग द लेंथ. ठीक है, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लेंथ. और थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज इट इज अ वेरिएबल फोर्स. ये क्या मतलब है वेरिएबल फोर्स का, ये हम समझेंगे. एकदम नहीं अभी समझ आ जाएगा. इट इज अ वेरिएबल फोर्स. तो ये तीन पॉइंट्स हैं इसके बारे में. ये देखो, एक सिस्टम हमने लिया जिस मैंने अभी वो बनाया भी था पीछे. ये नेचुरल कंडीशंस में अपनी पड़ा हुआ है, किसी ने इसको खींचने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैंने इस स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचा. जब इस स्प्रिंग को मैंने एलोंगेट किया बाय ए डिस्टेंस x, कितनी डिस्प्लेसमेंट दी उसको, कितना एलोंगेट किया? x मीटर्स. तो हमें क्या देखने को मिला कि आप फील कर सकते हो, ये आप इमेजिन कर सकते हो, इमेजिनेशन में भी फीलिंग है कि यहां पे इसको एक इस तरफ की फोर्स लगाने को लगेगी. जब भी आप स्प्रिंग को खींचते हो तो आपको खींचने के लिए उसको मेंटेन करनी पड़ती है फोर्स. मतलब स्प्रिंग एक अंदर से फोर्स डेवलप करता है जो चाहता है कि भाई तू जहां से मुझे लेके आया था मुझे वहीं वापस लेके जा. दैट इज वाई दिस फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्टोर करो मेरी पोजीशन, मुझे वापस लेके जाओ जहां से तुम मुझे लाए थे. और बड़ी इंटरेस्टिंग है. और तुमने इसको एलोंगेट किया है तो यानी इस डायरेक्शन में तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट थी. डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी डायरेक्शन मैंने नीचे बनाई. फोर्स की डायरेक्शन देखो कितनी इंटरेस्टिंग है. रिस्टोरिंग फोर्स. दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके अंदर डेवलप हो रही है? स्प्रिंग के अंदर. ये स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप हो रही है कि भाई मुझे वापस लेके जाओ जहां से तुम मुझे लाए थे. प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करना है. दूसरी चीज ये अंडरस्टैंड करनी है कि जिस डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट दी थी उससे उल्टी डायरेक्शन में ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई जब मैंने स्प्रिंग को एलोंगेट किया. ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है. डायरेक्शन ऑपोजिट है. ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं. और ये जो ठीक है, एलोंगेशन के टाइम पे मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे ये दिखाई दिया कि जो फोर्स डेवलप हुई हमने उसको अगर रिप्रेजेंट कर दे, हम एफ एस लिख दो. एफ स्प्रिंग के लिए मैंने एस लिख दिया. एफ एस पी लिख दो. क्या मतलब हो गया? स्प्रिंग फोर्स डेवलप्ड इन स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
माइनस एक्स। माइनस क्यों डाला? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, प्लीज याद रखना। क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए हमने इसके साथ क्या डाला है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फिर हम लिखेंगे इसको एफ एस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इक्वल टू, सॉरी, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डाल देंगे और यहां लिख देंगे के एक्स, वेयर के इज कॉल्ड, वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। याद रखना ये नाम इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो के की मतलब ये है। अब के ऊपर भी थोड़ी सी बात हम करेंगे कि ये है किस पे डिपेंड करेगा, ये के इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी मैंने ये रिलेशन जो लिखा, ये किसके लिए लग रहा है मुझे? ये अभी तक मैंने कौन सी फिगर बनाई है? मैंने सिर्फ एलोंगेट किया है स्प्रिंग को, मैंने स्प्रिंग को लंबा किया है, ठीक है, एक्सपैंड किया है। तो एक्सपैंड किया तो मुझे पता चला कि जब भी मैं उसको एक्सपैंड करता हूं तो वो एक्सपेंडेड पोजीशन में रहना नहीं चाहता, वो वापस आना चाहता है। तो एक फोर्स उसके अंदर डेवलप होती है, वी कॉल इट रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। आप इसको रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स कुछ भी बोल सकते हो। और वो अपोजिट थी किसके साथ? जब तुमने डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में दी? इस डायरेक्शन में, तो फोर्स उल्टी डायरेक्शन में डेवलप हुई, तो हमने ये एलोंगेशन के लिए फॉर्मूला लिख दिया। लेट्स सी कि कंप्रेशन के लिए क्या होगा, ये मैं अब देखता हूं। देखो, अब मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस करके दिखाया, डिस्प्लेसमेंट यानी इस तरफ की दी, तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसी डेवलप होगी? वो चाहती है फिर से मुझे तुम उधर लेके जाओ जहां से तुम मुझे लाए थे। तो इसलिए फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स फिर से डेवलप होगी स्प्रिंग के अंदर से, उसको फिर से मैंने रिप्रेजेंट एफ एस पी के साथ किया। और फिर से मैं लिख सकता हूं कि जो पीछे हमने लिखा था एफ एस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इज ऑल्सो वैलिड हेयर। और यहाँ पे हम लिख देंगे इसको एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये रूल सेम रहेगा एक्स किसके लिए? कंप्रेशन के लिए और एलोंगेशन के लिए। याद रखोगे, अब तुम फार्मूला ये कॉमन है, कोई अलग अलग फार्मूला नहीं है। यहाँ पे सीधा आ गया मेरा एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक फार्मूला बन गया। आप इसको प्लीज़ याद रख लो, इस फॉर्मूले को, ठीक है। और ये स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप होती है विच वांट्स टू रिस्टोर इट। और इसमें एक्स क्या है? के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या? एक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। माइंड इट, एक्स यहां पे है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, दूसरी कोई और लेंथ नहीं है, नेचुरल लेंथ से है। तो नेचुरल लेंथ से आपने ये जब भी एक्स की मेजरमेंट करनी है तो कहां से करनी है? नेचुरल लेंथ से। बस इतनी बात आप याद रखोगे, एक्स जो है वो नेचुरल लेंथ से मेजर होगा हमेशा, ठीक है। एक्स इज द कंप्रेशन और एलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ये लिख लो अपने पास, ठीक है। ये कहानी थी, कंप्रेशन की भी बता दी। अब यहां से हमें पता चला कि जो के है, जो एफ एस पी है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप हुई दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें के, वो तो माइनस साइन तो इसलिए लगाया, सिर्फ डायरेक्शन एक्स और के की ऑपोजिट है। तो के इक्वल टू अगर कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए दैट इज इक्वल टू क्या होगा? एफ एस पी अपॉन एक्स होगा, यही। देखो, एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि जो के है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? स्प्रिंग फोर्स पे और एक्स पे। याद रखना, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत जगह मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ना, ऐसा नहीं है। के तो सिर्फ डिपेंड करता है स्प्रिंग की क्वालिटी पे, स्प्रिंग के मटेरियल पे, स्प्रिंग की बहुत सी खासियतों पे। मतलब वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है और एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए ये कांस्टेंट है। ये किसी फोर्स और एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब तुम ज्यादा खींचोगे तो के की वैल्यू चेंज होगी क्या? नो, के की वैल्यू फिक्स है, लेट इट बी 100। मान लो के की वैल्यू 100 है, क्या यूनिट होंगे इसके? क्या यूनिट होंगे खुद बताओ? न्यूटन पर मीटर इसके यूनिट होंगे, 100 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब होता है 100 न्यूटन पर मीटर का मतलब अगर समझें तो क्या? अगर तुम 1 मीटर खींचोगे तो 100 न्यूटन फोर्स उसके अंदर से डेवलप होगी। अगर तुम 100 मीटर खींचोगे, सॉरी 1 मीटर खींचना चाहते हो तो 100 न्यूटन, ये एक ऐसा स्प्रिंग है। एक समझ आई बात? ये ऐसे स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। स्टील का स्प्रिंग है कि कॉपर का स्प्रिंग है, एल्यूमिनियम का स्प्रिंग है, सो मैनी अदर मटेरियल्स। जो भी मटेरियल पे हमने बात नहीं करनी है बिल्कुल भी, लेकिन सिर्फ हमने ये समझना है कि मुझे एक्सप्रेशन से दिखाई तो दे रहा है कि के इज इक्वल टू एफ एस पी अपॉन एक्स, लेकिन ना वो एफ एस पी पे डिपेंड करता है ना वो एक्स पे डिपेंड करता है। फिर इन दोनों का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का मतलब ये हुआ कि इन दोनों की रेशो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। मतलब अगर एक्स किसी ने 200 कर दिया
सॉरी, अगर किसी ने x2 कर दिया तो FSP कितना हो जाएगा 200, अगर किसी ने x3 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 300। तो हमेशा रेशो क्या रहेगी 100, रेशो सेम रहेगी। x चेंज हो रहा है, x चेंज होने से FSP चेंज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उन दोनों की रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है k, एंड k इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, माइंड इट, k इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल मतलब स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, उसके उसके उसकी थिकनेस पे डिपेंड करती है, सो मेनी थिंग्स। तुम्हें उस पर नहीं इतनी बात करनी है, तुम्हें बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक बतानी इंपॉर्टेंट थी यहाँ, ठीक है। अब और आगे, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि जो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है ये, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि के जो है ना एक्चुअली बाकी मटेरियल वगैरह पे तो डिपेंड करता ही है, लेंथ पे बहुत डिपेंड करता है। तो लेंथ पे बहुत, मतलब आई मीन टू से कि लेंथ के ऊपर हमें याद रखना चाहिए कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए के बारे में, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ मतलब कि अगर मैं सेम स्प्रिंग मार्केट से लाऊं, सेम स्प्रिंग, बिल्कुल सेम स्प्रिंग, मतलब स्टील का स्प्रिंग, थिकनेस सेम, मटेरियल सेम, सब कुछ सेम, लेकिन एक स्प्रिंग लाऊं 1 मीटर का और एक स्प्रिंग लाऊं 2 मीटर का, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के किसका ज्यादा होगा? जो छोटा होगा, जो छोटा होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ज्यादा होगा, ये याद रखना है आपने। और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स, दिस इज वैलिड ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट। ये क्या मतलब हुआ इलास्टिक लिमिट? हर स्प्रिंग की एक लिमिट है। तुमने इतनी ज्यादा खींच दिया कि वो बिल्कुल सीधी, जैसे पेन के अंदर एक छोटा पतला सा स्प्रिंग होता है, तुमने उसको खींच रहे हो, ठीक है, वापस जाना चाहता है, तुमने इतनी जोर से खींच दिया कि वो एक सीधी लाइन बन गई, वो सीधा एक वायर बन गई, तो फिर तब तक थोड़ा ये वाली कंडीशंस होल्ड करेंगी। ये होल्ड तब तक करेंगी जब तक तुमने उसको उतना खींचा कि वो वापस आने लायक है, तुमने उसको इतना कंप्रेस किया कि वो वापस आने लायक है। अगर तुमने उसको पूरा ही डिफॉर्म कर दिया परमानेंट, तो इसलिए हर स्प्रिंग की एक अपनी इलास्टिक लिमिट होती है। हमें ज़्यादा काम नहीं है इसका, लेकिन अपनी इतनी बात याद रखना कि हर स्प्रिंग की अपनी एक इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है उसका अपनी ओरिजिनल शेप में वापस जाने की टेंडेंसी, ठीक है। तो वो उसकी अपनी एक लिमिट है, तो उस लिमिट के अंदर ही ये होल्ड करता है। इतनी सी वर्ड आपने याद रखना है फॉर द टाइम में। हम डिटेल में इसमें बात करते हैं बाद में अगले चैप्टर्स के अंदर। हमने जितनी भी स्टडी करनी है, हमने सिर्फ मासलेस स्प्रिंग की करनी है। जैसे हमने मासलेस स्ट्रिंग को डिस्कस किया था, उसी तरह से हम मासलेस स्प्रिंग को डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से मासलेस स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग समझते हो ना, रोप, मासलेस स्ट्रिंग में जिस तरह से आपकी टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहती है, उसी तरह से मासलेस स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होती है, FSP, ठीक है, इसके खींचने पे, तो वो हर पॉइंट पे सेम होती है। यहाँ पे हर जगह मासलेस स्प्रिंग होने की वजह से, और हमारे सिलेबस में है भी सिर्फ मासलेस ही, तो हमने मासलेस स्प्रिंग में हमारा FSP विल रिमेन सेम एवरीवेयर। एवरीवेयर, हर जगह FSP क्या रहेगा? सेम। अगर यहाँ पे तुम्हें FSP मान लो पता है 2 है, तुम्हें मालूम है कि वो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, हर जगह FSP की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। बट दिस इज करेक्ट ओनली फॉर मासलेस स्प्रिंग, ठीक है। तो ये छोटी सी बात एक आपको ये बताई। उसके बाद एक और चीज आप देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं आपको, कि अगर मैं एक स्प्रिंग ले लूं और इस स्प्रिंग को यहां इस तरफ से x1 खींचूं, याद रखनी है ये बातें, हाँ, और इसको यहां से x2 खींचूं, तो जो पर्सन 1 जो इसको x1 यहां से खींच रहा है और यहां से खींच रहा है, ऐसा लगता है हमें कि जो पर्सन 1 है, जो पर्सन 1 है उसको कितनी फोर्स लगानी पड़ी होगी? kx1 खींचने के लिए, अभी फक्त बताया मैंने, और इसको कितनी फोर्स लगानी पड़ी होगी? kx2, kx2, इसको kx1 और इसको kx2। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हमें क्या करना है, जब भी इस तरह के 2 पॉइंट से अगर कोई खींच रहा है, तो इस पे एक स्प्रिंग की स्टडी ये कहती है कि भाई आपको देखना है कि ये स्प्रिंग टोटल कितना खींचा, ठीक है, टोटल स्प्रिंग में खिंचावट कितनी आई। तो खिंचावट कितनी आई? दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2। एक एंड से x1 तो दूसरे एंड से x2। इसलिए दोनों जगह, दोनों बंदों को, इस पर्सन को भी और इस पर्सन को भी, दोनों को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? kx1 प्लस x2। प्लीज ये याद रखना है आपने, इतनी सी बात इस केस में, ठीक है। तो ये स्प्रिंग की कुछ बातें हम पढ़ रहे हैं जिनको आपको बड़े अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी करते हैं। ये उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, देखो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक क्वेश्चन बना दिया कि दो मासिस लगाए हैं दोनों एंड्स पे, दोनों ब्लॉक्स को उसने कहा कि भाई उसने 1 मीटर ईच डिस्प्लेस किया,
2 मीटर ईच डिस्प्लेस किया, इनकी अपनी नेचुरल लेंथ से 2 मीटर इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। 2 मीटर डिस्प्लेस करने के बाद बताओ जी इस पे एफ कितना डेवलप होगा। वेरी सिंपल, इसके 3 केसेस एक्चुअली हम बनाएंगे, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। अगर मैं इसको भी 1 मीटर इधर ले जाऊं और इसको भी 1 मीटर इधर ले जाऊं, ठीक है, तो यानी कि ये स्प्रिंग कितना खींचा है, 2 मीटर। जब ये 2 मीटर खींचा तो बताओ कितनी एफ डेवलप होगी, 2 × 100, 2 × 100, 2 × 100 कितना हो गया, 2 × 100 200 मीटर, 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, एफ डेवलप होगी इसके अंदर। तो 200 न्यूटन इसके अंदर एफ डेवलप होगी, इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी वो कितनी होगी, 200 न्यूटन्स। 200 न्यूटन्स इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी अगर आपने इसको इस तरह से खींचा। अगर दोनों जगह से तुमने कंप्रेस किया, मान लो तुमने इसको 1 मीटर इधर लाया, इसको भी, क्योंकि उसने कुछ लिखा नहीं है कंप्रेस या एक्सप्रेस, तो तब कितना होगा, तो तब इस कितना डिस्प्लेस हुआ, 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। तो अभी भी वो नेचुरल लेंथ से टोटल कितना हुआ, 200 न्यूटन। इस बार भी आपकी एफ कितनी डेवलप हुई, इस बार भी आपकी एफ जो डेवलप हुई वो कितनी हुई, 200 न्यूटन ही डेवलप हुई, 200 न्यूटन ही डेवलप हुई। लेकिन ध्यान देना, लेकिन इस बार डायरेक्शन ऑफ एफ उल्टा होगा। पिछली बार आपकी डायरेक्शन ऑफ एफ क्या थी, जब आपकी मैंने एलोंगेशन की थी दोनों साइड से, तो एफ इधर से भी कितनी डेवलप हुई और इधर से भी उतनी ही डेवलप हुई। तो दोनों जगह से उसको कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है, 200 न्यूटन्स। लेकिन डायरेक्शन ऐसी है, डायरेक्शन ऐसी है किसकी, एफ की, ठीक है। लेकिन वो है कितनी, 200। अब आती है बात क्या, जब तुमने इधर की तरफ खींचा, जब इधर की तरफ खींचा होगा तो एफ की डायरेक्शन उल्टी हुई होगी, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा उल्टी डेवलप होगी एफ जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। फिर एक और तीसरी कंडीशन आ जाती है इसमें तीसरी कंडीशन क्या आ जाती है कि अगर आपने इसको इधर खींचा और उसको उधर की तरफ खींचा, ये 1 मीटर इधर, ये 1 मीटर इधर, ठीक है, तो इसने कंप्रेस करने की कोशिश की, उसने एलोंगेट करने की कोशिश की। अल्टीमेटली नेट, मैंने आपको बोला ना नेट की बात करनी है, आपने देखना ही नहीं कि इसको कितना लगाना पड़ा, इसको कितना लगाना पड़ा। आपने देखा नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 डेवलप हुई, तो इसलिए एफ कितना आंसर आएगा, 0। तो ये 3 केसेस मैंने आपको बता दिए। आगे आगे हम बढ़ रहे हैं कि आगे हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। देखो ये फिर से मैंने वही ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम हमारे लिए। और इस ब्लॉक को मैं खींच के इस तरफ ले जाऊं अगर ना, ठीक है, इधर तक ले जाऊं ना, इधर तक ले गया और उसके बाद इसको छोड़ दिया, और ये टेबल जिसके ऊपर ये रखा हुआ है मैंने, जो सरफेस जिसके ऊपर मैंने रखा है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस होने की वजह से पता क्या होगा, इसमें एक ऑसिलेटरी मोशन डेवलप होगी, ये इधर इधर ऐसे चलता रहेगा फॉर एवर, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, रोकेगा कौन इसको, ठीक है। तो फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से ये इसके अंदर परमानेंट ऑसिलेटरी मोशन बन जाएगी, जो हमेशा इसको, इस ब्लॉक को क्या करेगी, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ये ऐसे करके ऑसिलेशंस इसके अंदर डेवलप हो जाएंगी। फाइन। ऑसिलेशंस जब भी डेवलप होती हैं ना, ऑसिलेशंस जब भी डेवलप होती हैं ना, तो हम एक पोजीशन के बारे में बात करते हैं जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। ध्यान देना प्लीज, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन। और ये दो को क्या बोलते हैं जो एंड में है, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। एक होती है मीन पोजीशन और एक होती है एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन मीन पोजीशन की अगर मैं बात करूं, तो जब आपका स्प्रिंग इस तरह से पड़ा हुआ है, जिस समय ये नेचुरल लेंथ में अपने है, तो नेचुरल लेंथ में जिस समय है, तो हॉरिजॉन्टली अगर स्प्रिंग ऐसे पड़ा हो तो नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक ही जगह होती है। नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक ही जगह है। मीन पोजीशन का मतलब है जिस समय उस पे फोर्स जीरो, नेट फोर्स जिस समय इस पे जीरो हो जाती है, व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ए पोजीशन वेयर नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, उस पे कोई फोर्स नहीं लग रही हो, नेट फोर्स जो लग रही हो वो कितनी हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। व्हेन स्प्रिंग इज पोजीशनड लाइक दिस, आप बोलोगे और कैसे पोजीशन हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस समय ये क्या मैं बता रहा हूं कि जो आपकी मीन पोजीशन है वहां पे आपकी नेट फोर्स जीरो है, और आपको बड़े अच्छे से मालूम है जब नेट फोर्स जीरो होती है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। और इस पोजीशन को, जहां पे ऐसी कंडीशन मिले जहां पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मीन पोजीशन। मैं आपको रीजन बताता हूं क्या। जिस समय आप इस ब्लॉक को बिल्कुल एंड पे लेके गए, यहां मतलब कि आप बोलोगे कि भाई इसके बाद तो इसकी इलास्टिक लिमिट ही नहीं है, इधर तक ही आप लेके गए, फाइन, इधर तक आप लेके गए, यहां पे इस पॉइंट पे आके इसकी फोर्स मैक्सिमम होगी, बिल्कुल
अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया भी कि स्प्रिंग फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स, जितना जितना आगे बढ़ते जाओगे उतनी उतनी फोर्स बढ़ती जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगी। इस ऑसिलेटरी मोशन की बात हो रही है, जो हमने डिटेल में पढ़ना, एक चैप्टर है हमारा लास्ट में फिजिक्स में, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें ये दोबारा सब बातें आएंगी। ठीक है, तो आप लेकिन थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैंने आपसे बात की। तो जब इसको हम एंड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे इसमें फोर्स मैक्सिमम है। देखो इसकी क्या खासियत है, ये मोशन कैसी है, ऐसी मोशन है, बस चलता जा रहा है ये ऐसे 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 परमानेंट। तो जब भी इधर पहुंचता है एक्सट्रीम पोजीशंस पे, तो यहाँ की क्या खासियत है, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगी क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और वेलोसिटी जीरो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये रिटर्न करने लगा अपनी पोजीशन पे वापस वापस। तो एक पोजीशन है जहां जिसके अराउंड ये ऑसिलेट कर रहा है, ये वो मीन पोजीशन है। इस पोजीशन की क्या खासियत है, इस पोजीशन की क्या खासियत है, इस पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो है, इस पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो है, यहां फोर्स लगेगी नहीं, यहां पे कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन नेट फोर्स यहां पे क्या है, जीरो है। मैक्सिमम फोर्स कहां है, एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम फोर्स है। फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूले के हिसाब से देखो, F इज इक्वल टू के एक्स, तो एक्स ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां है, इधर एक्सट्रीम्स पे। ये कंप्रेशन के लिए, ये एलोंगेटिंग, ये वाला कंप्रेशन के लिए, ये वाला एलोंगेशन के लिए, और एक बीच में मीन पोजीशन जहां पे मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो। ठीक है, तो इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है ये मीन पोजीशन पे क्यों फोर्स जीरो है, आपको पता है यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ पे है, तो नेचुरल लेंथ पे यहाँ पे मीन पोजीशन पे तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी जब ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है। एक इंटरेस्टिंग केस इसमें और है जिसको हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्चुअली, वो है जब हम वर्टिकली स्प्रिंग को प्लेस करेंगे। जब मैंने स्प्रिंग को वर्टिकल पोजीशन में रखा, जैसे यहां रखा है, ये अपनी नेचुरल लेंथ में था। जब नेचुरल लेंथ में था तो हुआ क्या, जरा ध्यान देना प्लीज, बड़े इंटरेस्टिंग है ये, मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे इस पे फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, कितनी, mg। ऑब्वियसली जब नीचे की तरफ फोर्स लगेगी तो ये स्प्रिंग एलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। पहले 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर 2 सेंटीमीटर हुआ, फिर 3 सेंटीमीटर हुआ। जैसे जैसे ये एलोंगेट होना शुरू होगा स्प्रिंग, आहिस्ता आहिस्ता, मैं एक पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करवा रहा हूं आपको। पहले एक स्प्रिंग लटका हुआ था ऐसे ही, चलो इसको ऐसे बनाते हैं, एक स्प्रिंग ऐसे ही था बिल्कुल। ठीक है, हमने इसके साथ बाद में एक मास अटैच कर दिया। जैसे ही मैंने मास अटैच किया तो इस पे फोर्स लगी ग्रेविटी की वजह से, mg। जैसे ही फोर्स लगी तो क्या हुआ, ये स्प्रिंग एलोंगेट होना शुरू हुआ। ये एलोंगेट होना, यही वेरिएबल फोर्स की कहानी समझा रहा हूं अब आपको, ध्यान से सुनना। ये एलोंगेट होना शुरू हुआ, जब ये एलोंगेट होना शुरू हुआ तो हुआ क्या, एलोंगेट होना शुरू हुआ तो हुआ क्या कि यहां एक फोर्स डेवलप होना शुरू हुई, किसमें, क्योंकि ये अब कहां चला, नीचे की तरफ चला ना, तो फोर्स कहां डेवलप होगी, FSP, ऊपर, ऊपर की तरफ, उल्टी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट से उल्टा। तो FSP जब यहां डेवलप हुई, FSP जब यहां डेवलप हुई, तो अब क्या हुआ, अभी FSP कम है, आहिस्ता आहिस्ता FSP बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ये और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, तो हमें मालूम है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, x जितना x बढ़ता जाएगा उतनी उतनी ये फोर्स बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ती जाएगी, एक टाइम आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका एक नई पोजीशन आएगी जहां पे फिर से ये खड़ा हो जाएगा, अगर इसको किसी ने पंगा नहीं डाला तो। अब इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई, नेचुरल लेंथ नहीं रही। पहले नेचुरल लेंथ कहां थी, जब मैंने ये मास लगाया ही नहीं था, और जैसे ही मास लगाया तो आहिस्ता 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 इसकी लेंथ बढ़ी। लेंथ बढ़ने से क्या हुआ, FSP डेवलप हुई, और एक पोजीशन आई, फिर ये फिर और बढ़ना बंद हो गई। क्यों बढ़ना बंद हो गई भाई, क्योंकि यहां पे अब इसकी नेट फोर्स जीरो हो गई। जहां पे इसकी नेट फोर्स जीरो हुई, इसको हम मीन पोजीशन बोलेंगे। पीछे वाले केस में और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि वहां पे नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन थी, यहां पे नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन नहीं है, क्योंकि यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई थी mg नीचे की तरफ, और फिर स्प्रिंग के अंदर जब FSP डेवलप हुई, दोनों का नेट क्या हुआ, जीरो हुआ। तो फिर जाके मतलब एट मीन पोजीशन हम क्या बोलेंगे इस केस में, एट मीन पोजीशन mg इज इक्वल टू kx। जब ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बराबर, तो वहां पे फोर्स क्या होगी, जीरो। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx mg अपॉन x, या x इक्वल टू, x लिख दो, x इक्वल टू लिख दो, नहीं मतलब कितनी दूर आपको नेचुरल लेंथ से कितनी दूर आपको मीन पोजीशन मिलेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन mg अपॉन k, ऐसे लिख दो। ठीक है, mg अपॉन k, तो mg अपॉन k, x इतनी आगे जाके, नेचुरल लेंथ तो इतनी है मान लो,
इतनी नीचे जाके एफ एस पी बराबर हो गया किसके साथ, एम जी के साथ। एम जी इज कांस्टेंट, एम जी तो कांस्टेंट है। मान लो 2 kg का ब्लॉक आपने रखा था, 20 न्यूटन तो कांस्टेंट था। आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्स बढ़ता गया, जैसे आपने वो ब्लॉक को अटैच किया 20 न्यूटन वाले को, तो 20 न्यूटन ब्लॉक को अटैच किया तो आहिस्ता आहिस्ता एक्स बढ़ता गया। जैसे जैसे एक्स बढ़ता गया, जैसे जैसे एक्स बढ़ता गया, वैसे वैसे आपकी फोर्स बढ़ती गई के एक्स। तो ये एक नए न्यू आया इसमें। इसके आगे फिर इसकी ऑसिलेशंस होती हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतनी बात याद रख लो, मीन पोजीशन की ये खासियत है कि क्या आएगा वहां पे, के एक्स इक्वल टू एम जी। बस इतनी बात याद रखो, के एक्स इक्वल टू एम जी, और यहां से आपका काम बन जाता है। थैंक यू।